नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी तोड़ने की रणनीति है उस पर चर्चा होगी और इसमें अभी मैं आपको बता दूं कि बीजेडी से एक सांसद थी, उनका एक इस्तीफा हुआ और दोबारा से वो फिर राज्यसभा के लिए चली गई और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब काम करेंगी। ये शुरुआत हो चुकी है और राज्यसभा के 2 आज एमपीज़ ने भी इस्तीफा दे दिया है और वो हैं वाईएस कांग्रेस के लोग। तो ये गेम बहुत तगड़ा है। ये दोनों जो सांसद हैं वाईएसआर के बहुत ही पैसे वाले लोग हैं और आंध्रा में इनकी तूती बोलती है। और राज्यसभा में जो वाईएसआर में जब चुनकर आए थे तो इनका सिर्फ यही था कि ये धन्ना सेठ हैं और इसी वजह से इनको टिकट मिली थी, वो पार्टी को सहयोग करते थे। लेकिन अब आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे क्या होगा वो हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो चिंता है संसद में 240 और उसकी संख्या बढ़ाने के लिए वो कहाँ तक जा सकते हैं। चिराग पासवान के चाचा पारसनाथ पासवान को तो आप जानते ही होंगे। पिछली बारी उसने अपने भतीजे को तंगड़ी मार करके पार्टी तोड़ी थी और नरेंद्र मोदी की सरकार में वो मिनिस्टर बन गए थे जाकर। और जब तक सरकार चली तब तक उन्होंने खूब खेला किया और उसके बाद फिर पासवान के चेहरे पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, आँखों पे जो पर्दा था वो नहीं हट पाया और फिर से चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के साथ दोबारा से समझौता किया और बिहार में 5 सीटें मांगी, उन्हें 5 सीटें दे दी गई और पाँचों की पाँचों सीट वो जीत करके आ गए। अब उनके 5 सांसद हैं, वो मिनिस्टर हैं खुद भी चिराग। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, मैंने अभी पारस का जिक्र किया था, पारस पासवान को भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह साहब, उन्होंने चाय पर बुलाया है। चर्चा हो चुकी है और भतीजे की पार्टी को एक बार से फिर तोड़ने की तैयारी चल रही है। पार्टी टूटेगी निश्चित तौर पर। 5 सांसद हैं, उसमें से शायद 3 के आसपास सांसद टूटेंगे। चिराग पासवान हैं और एक उनके रिश्तेदार हैं, शायद ये दोनों ना टूटें, लेकिन 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी में जरूर जाएंगे। पूरा बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है। चारों तरफ गली मोहल्ले, कॉन्स्टिट्यूंसी, बिहार की राजधानी पटना में खूब चर्चाएं चल रही हैं। तमाम पत्रकार इस पर वीडियो बना रहे हैं, तमाम पत्रकार चर्चा कर रहे हैं कि अब लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग है वो भी टूटेगी और इसी तरह से धीरे धीरे सारे खेल होंगे। और जैसे ही पार्टी की ताकत बढ़ेगी निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आगे फिर और दूसरे दलों के बारे में भी सोचा जाएगा कि किसको कहां पर स्थापित किया जाए, कैसे किया जाए, कहां से किसको तोड़ा जाए। चिराग के बाद शिवसेना, मूल शिवसेना है जो इस समय उसके 7 सांसद हैं महाराष्ट्र से और इस बात का वेट किया जा रहा है कि यदि महाराष्ट्र में चुनाव जीते तब तो कोई बात नहीं है और ये चुनाव हारते हैं तो निश्चित तौर पर जो शिवसेना है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ वो सांसद बीजेपी में मर्ज हो जाएगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश में है और जो लोग छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको अपने में समेटने की कोशिश होगी और ऐसा उनका एक इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का।
छोटे मोटे दलों को ख़त्म करके वो अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। उनको डर और दहशत दिखाने की पूरी कोशिश की जाती है, जैसे ईडी है, सीबीआई है, बहुत सारी चीज़ें, इनकम टैक्स है, किसी के पास संपत्ति है उसकी जांच करा दी, किसी के पास कोई थोड़ा बहुत, जब जीवन है, जीवन में आदमी कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है तो उन गलतियों को पकड़ने के नाम पर पूरी धौंस धप्पड़ दी जाती है और फिर पार्टी में आ जाओ। पिछला हिस्ट्री है, बहुत तगड़ा हिस्ट्री है। आप देखिए, हेमंता विश्व शर्मा है, सीबीआई के टारगेट पर था, कलकत्ता बुलाया गया और वहाँ से मालूम नहीं क्या उसको ऐसी मशीन में डाला गया, तब से वो एकदम से क्लीन बोल्ड हो गया और साफ सुथरा होकर के अब चीफ मिनिस्टर है असम का। अब वो कांग्रेसी था, वैसे मूल रूप से खानदानी कांग्रेसी था, लेकिन आज वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुश करने के लिए मियाँओं पर, मैं ये कहूँ कि मुसलमानों पर पूरी राजनीति अपनी फोकस कर रहा है। उसने तमाम जाने क्या क्या बिल पास करा लिए हैं, वो ये नहीं होने देगा, वो नहीं होने देगा, कभी विवाह के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर, कभी और दूसरे सामाजिक चीज़ों के ऊपर। वो धमकी जैसी बातें करता है, उसकी लैंग्वेज ही एकदम से बदल गई है जब से वो बीजेपी में आया है। खैर, वो उसका अपने राजनीतिक मसला है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। तो हमने तो सिर्फ ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़ने में, तोड़ करके अपने में शामिल करने के लिए बहुत ही मशहूर है। अब पवार का भतीजा, उसके ऊपर भोपाल में एक बार नरेंद्र मोदी पिछले जून में, मुझे यहाँ जहाँ तक याद है 26 जून या 27 जून को भाषण दे रहे थे कि शरद पवार के भतीजे ने 350 करोड़ का सिंचाई विभाग में घोटाला किया है और उसे छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। जून का महीना था, वो अंत था जून का, और शायद 4 या 5 जुलाई को वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया था। मालूम नहीं कौन सी मशीन में धोया उसको भारतीय जनता पार्टी ने, और आज भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। यही नहीं, वो फाइनेंस भी देखता है महाराष्ट्र का। अब फाइनेंस जब देखेगा तो किसकी हिम्मत है कि उसकी फाइलों को कुरेदा जाए। जो फाइलें ख़राब थी वो शायद उसने ठीक भी कर ली होंगी, अब तो बहुत दिन हो गए, साल काफ़ी टाइम हो चुका है। तो ये राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि शिंदे जो शिवसेना मूल को धोखा दे के आया था और शिवसेना खुद शिवसेना बन बैठा, और अब उसकी बारी है कि उससे कैसे निपटा जाए। उसकी पार्टी के जो 7 लोग हैं उनको अपने में शामिल किया जाए। अब बिहार पर चलते हैं। बिहार के कई सांसद जो जनता दल यूनाइटेड से हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के यहाँ रोज़ चाय पीते हैं और मस्त होकर के अपना गोद में बैठे हुए हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को विरोध करना होता है, मुद्दों पर जो बात करते हैं, और जिनको नहीं करना होता है वो चुप रहते हैं, अपनी बात को कहते नहीं। लेकिन जेडीयू के कुछ सांसद हैं, एक तो मिनिस्टर हैं इस समय, वो बेखौफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी का पक्ष लेते हैं। जैसे उन्होंने पिछले लोकसभा में जो बिल था एक, उस बिल को मोदी जी पास नहीं करा पाए, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जेडीयू के मंत्री ने खुल कर के वकालत की थी कि नहीं, ये बिल तो बहुत अच्छा है और ये पास होना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। इसी टाइप से जो लोग हैं कुछ, वो पूरी तरह से मंत्री बनने की लाइन में हैं और नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए नीतीश कुमार इस समय चुप है पूरी तरह से, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं कल जो राष्ट्रपति का बयान आया है पश्चिम बंगाल को लेकर के, तो जेडीयू के एक मंत्री ने तो खुलकर के वकालत किया है कि हाँ, वहाँ सत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। कितना बेखौफ बोलते हैं, अपनी सत्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रही कि हमारे यहाँ अब तक 22 पुल टूट चुके हैं बिहार में, उन पर चर्चा नहीं करेंगे। उन्हें पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है बगल में कि वहाँ
सत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। खैर, राष्ट्रपति ने जो पत्र लिखा है उस पर हमने पिछले वीडियो में पूरी कहानी सुनाई थी आपको, वो एक अलग इशू है। लेकिन आज हम केवल संख्या बल बढ़ाने के नाम पर जो राजनीति शुरू हुई है उस पर चर्चा करेंगे। अब है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल के 2 सांसद हैं, किसी भी समय वो ज्वाइन कर सकते हैं और जयंत चौधरी खुले में खड़े रह जाएंगे, शायद अकेले, और हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को ही पूरा मर्ज कर दें, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से इस समय काफ़ी खुश हैं और मैं समझता हूँ वो खुद पार्टी चलाने में सक्षम भी नहीं है, तो वो ऐसा भी करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में खुद ही शामिल हो जाए। ऐसा मेरा अनुमान है, मैं इसको पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि अपनी अपनी राजनीति है, कौन क्या करेगा हम कुछ नहीं कह सकते। एक आंध्र की एक पार्टी और है, जेएसपी है, क्या है वो, छोटी सी पार्टी है, उसके 2 सांसद हैं। उन्हें भी किसी न किसी रूप में दबोचा जा सकता है, ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए, बहुत सारे कोई भी लफड़ा लगाया जा सकता है। और फिर आप जानते हो कि लफड़े में कोई फंसना नहीं चाहता और खुद को सरेंडर कर देता है। वो कहता है यार राजनीति करनी है, कहीं भी कर लो, अलग होकर के कर लो, चाहे शामिल होकर के कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा था कि पार्टियों को तोड़ करके किस तरह से कहानी। अब ये बात छोटी छोटी पार्टियों की रही, अब बात आती है नायडू की पार्टी की। अब देखिए, जब नायडू की जो साली हैं, साली तो आप समझते होंगे, नायडू की जो वाइफ हैं उनकी बहन भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ की आंध्रा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब परिवार का एक मुखिया ऑलरेडी वहाँ पर है तो पार्टी तोड़ने में कितनी देर लगती है? लोगों को डराने धमकाने में कितना समय लगता है? पहले भी नायडू जेल रह के आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डर सबको लगता है कि भैया चलो हम बच के रहना है। तो सारी चीज़ें सोच समझ के काम करता है पॉलिटिक्स में आदमी। तो ये भी चीज़ें हैं, जैसे वो संख्या बल बढ़ाने की भी बात चल रही है। और धीरे धीरे करके मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी ये जो तीसरा उनका कार्यकाल है उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी रूप में सत्ता अभी तमाम लोग ये कह रहे हैं कि शायद मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे। जब सत्ता जोड़ तोड़ के बलबूते पर इस समय चल रही है तो फिर पार्टी तोड़ फोड़ के भी सत्ता चलाई जा सकती है आगे, उसमें दिक्कत क्या है? लोगों के खिलाफ तमाम मामले बनते हैं और इस समय बने भी हैं। बहुत सारे लोग इस समय जेल में हैं, जेल में रह के भी आए हैं, उनका क्या बिगाड़ लिया? चिकने गड़े हैं, सारे विभाग भी चिकने गड़े हैं, नेता भी चिकने गड़े हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी बोलते रहिए, कोई जवाब नहीं है, चुप्पी साधे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में जो 240 का आंकड़ा है वो 272 पार करने में अब शायद कोई समय नहीं रहेगा। और सत्ता के पास वो चाबी होती है कि सारे ताले खुल जाते हैं, कोई ताला बाकी नहीं रहता। सत्ता के पास मास्टर की होती है, ये मान के चलिए। बिहार पर फिर चलते हैं एक बार। नीतीश कुमार को लगभग 1-1.5 महीने पहले ही पता चल गया था कि उनकी पार्टी को तोड़ने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इसी वजह से उन्होंने खुद को अमित शाह और नरेंद्र मोदी से दूरी बना ली है। वो बात नहीं करते, फ़ोन वोन भी नहीं होते अब तो। और इसी वजह से उन्होंने ये भी देखा कि इसी जो वजह थी नीतीश कुमार की दूरी की, इसलिए नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड का जो एक्ट था उसको पास न करा करके उसको बर्फ में लगा दिया। तो कहने का अर्थ वहाँ किसी कमेटी को भेज दिया। वो कमेटी तो फिर मालूम नहीं कब क्या होता है, आप जानते ही हो, दाखिल दफ्तर टाइप हो जाता है। तो उनको ये लग रहा है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष उनकी पार्टी में घुस गया है वो सेंधमारी करा रहा है और
पुराने जो उसका नेता है लल्लन सिंह, उसके माध्यम से सारी चीज़ें चल रही हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आगे उन्हें अपनी कुर्सी भी जाती दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि लालू यादव के साथ मिलकर के पहले सरकार कैसे बचाई जाए बिहार की, और उस पर उनका काम चल रहा है। मैं समझता हूँ लालू यादव और तेजस्वी यादव से उनकी लगातार वार्ता भी चल रही है। कब झटका कैसे दिया जा सकता है ये सारा उनको देखना है। हालांकि जो सांसद हैं वो उनके हाथ से कमान निकल चुकी है और मालूम नहीं कब तक ये कमान चलेगी। इसलिए मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार अभी चुप्पी साधे हुए हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।